दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कई बार ज़मीन से नहीं समुद्रों से लड़ी जा सकती। क्यों? क्योंकि ट्रेड जो सारे रूट्स हैं, तेल का आना-जाना सब कुछ ये समुद्र के रास्ते होता है। एक समुद्री जंग यूएस और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के आप देख रहे हैं और एक जंग का मैदान यानी ये समुद्र का मैदान तैयार हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडो पैसिफिक रीजन की। इस रीजन में ऐसा क्या है कि बड़े-बड़े देश यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान जैसे देश सिर्फ इस रीजन पर फोकस करने पर तुले हुए हैं। और इस पूरे बवाल और पॉलिटिक्स के बीच में क्यों इंडिया अचानक से एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर के उभरा है, इसको हम पूरे मैप्स, रूट्स और डिटेल्स के साथ समझेंगे। दोस्तों इंडो पैसिफिक नाम इतना कॉमन है कि कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत पहले से चला रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले लोग इस रीजन को एशिया पैसिफिक के नाम से जानते थे। फिर अचानक से ये वैकेबुलरी या डिक्शनरी क्यों बदल गई? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स या जियोग्राफी से ज़्यादा ट्रेड रूट और बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है। दुनिया ने ये देखा कि पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल जो ऑयल का व्यापार है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाता है, खासकर यूरोप या रशिया से निकल करके एशिया की तरफ, वो सारा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अफ्रीका से जो रॉ मटेरियल जाता है फैक्ट्रियों तक, एशिया की फैक्ट्रियों तक, वो सब इसी समुद्र के रास्ते होकर के जाता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। वो रॉ मटेरियल लेता है समुद्र के रास्ते और फिर फिनिश्ड गुड्स देता है समुद्र के रास्ते। दुनिया को ये धीरे-धीरे समझ में आया कि इन सारे समुद्री रास्तों में से अगर इंडियन ओशन को हटा दिया जाए, तो ये रास्ता कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। और इस इंडियन ओशन के ठीक बीचों-बीच मेन पॉइंट पर स्थित है आपका भारत। इसलिए इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक कहा जाने लगा। दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के लिए इंडो पैसिफिक नया नाम नहीं है, लेकिन इंडिया ही केवल एक पावरफुल कंट्री नहीं, चाइना पिछले एक दशकों में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, एक इकोनॉमिक हब भी, और उसने अपने नेवी की प्रेजेंस को भी बहुत तेजी से बढ़ाया है। लेकिन एक ऐसा चोक पॉइंट है जो बार बार चाइना की कमजोर नस बनकर उभरता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट एक छोटा सा पैसेज होता है दो सी के बीच में। यूएस ईरान की जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस जैसा पावरफुल देश ईरान को बार बार पछाड़ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान के पास एक ताकत है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वैसा ही एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कई बार चाइना को यह मलक्का डायलेमा सताता है। इसके चलते चाइना ने अदर रूट्स तलाशने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई, सीपीईसी का नाम दिया, बीआरआई बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, कई सारे अदर पोर्ट्स खरीदे। लेकिन ढाक के तीन पात, जैसे सीपीईसी नहीं पूरा हुआ, बीआरआई बीच में पेंडिंग है, और कई पोर्ट्स पूरी तरह से मलक्का के ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। और यहीं से एंट्री होती है इंडिया की, क्योंकि मलक्का वो स्ट्रेट है जहां से चाइना का मैक्सिमम ऑयल आता है और मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। जब थोड़ा सा आप मैप में जाएंगे तो मलक्का स्ट्रेट के आगे जस्ट पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, जो कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मिडिल ईस्ट से ईस्ट एशिया तक जो भी ट्रेड रूट होकर के जाता है वो इंडियन ओशियन, और यहां तक कहा जा सकता है कि भारत के बिल्कुल सामने से होकर गुजरता है। और अंडमान निकोबार ऐसी लोकेशन पर है जहां से इंडिया पूरी तरह से निगरानी रख सकता है। और इसके साथ ही इंडिया ने लगातार अपने इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाई है। अगर तो अगस्त 2024 से देखें तो हर कुछ महीनों पर एक ना एक आईएनएस, चाहे वो फ्रिगेट हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो आईएनएस शिप हो, वो एक एक करके इंडिया में कमीशन हो रही है, इंडियन नेवी को और मजबूत बना रही है। इसके साथ एक दूसरा पॉइंट है क्वाड का। आप अच्छी तरह से जानते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का एक समिट क्वाड बना हुआ है। हालांकि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, फिर भी ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साबित हो सकता है। मौजूदा स्थिति यह है कि ट्रंप ने कई बार अपने हरकतों की वजह से इन समिट को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया ने इसकी काट चली। इंडिया ने यह दिखाया है कि यूएस से अगर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्वाड खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही फिलहाल सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की बहुत तगड़ी विजिट करी है, जहां पर वो इंडोनेशिया को ब्रह्मोस थमा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा दी है। कोको आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, जो अभी हाल ही फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर किया है इंडिया को। न्यूजीलैंड के साथ उसने एक बहुत पावर पैक्ट जो है ट्रेड डील साइन कर ली है। जापान के साथ उसने अपने डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ानी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के यूएस आए ना आए, इंडिया अपना काम तेजी से कर रहा है। तो फाइनल सवाल यह है कि क्या इंडिया वाकई में किंग मेकर बन सकता है? देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। जाहिर सी बात है, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है और चाइना बिल्कुल अब सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब है। लेकिन हर ताकत, हर जंग सिर्फ मिलिट्री और अलायंसेस की बदौलत नहीं जीती जाती है। इसमें एक बहुत मजबूत चीज होती है जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। और फिलहाल मैं अगर बात करूं मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशियन को लेकर के, तो इंडिया की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी और लगातार बढ़ते अलायंस को भी सामने रख करके दो दो हाथ कर रहा है चाइना से। अगर ये रफ्तार इस तरह से बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है आने वाले दशक में इंडिया
एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के उभरेगा चाइना के लिए इस रीजन में। और मे बी इंडियन ओशियन के गार्डियन इंडियन नेवी इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में किंग मेकर बन सकती है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी है इंडो पैसिफिक रीजन और इंडिया के इंपॉर्टेंस की।